फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे IMCOM इग्नू फर्स्ट ईयर का IBO 4 का चैप्टर 6 भुगतान की शर्तें यानी टर्म्स ऑफ पेमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि IBO 4 में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक में हम केवल निर्यात और आयात करने की प्रक्रिया या प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं, और चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 9 तक हम केवल भुगतान की शर्तें तथा वित्तीय कार्य प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। और चैप्टर 11 से लेकर चैप्टर 14 तक में हम निर्यात आयात व्यापार प्रचलन या ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, और चैप्टर 15 से लेकर चैप्टर 17 तक में निर्यात सहायता तथा समर्थन कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल IBO 4 में हम केवल 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में भुगतान की शर्तें यानी टर्म्स ऑफ पेमेंट होता क्या है। भुगतान की शर्तें से अभिप्राय निर्यात प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अंतर्गत निर्यात आयात संबंधी व्यापार का ढांचा, निर्यात विक्रय अनुबंध, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज तथा निर्यात आदेश आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतियोगिता सिर्फ कीमत, गुणवत्ता तथा अनुसूची तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भुगतान की शर्तों में भी प्रचलित है। इस इकाई में निर्यात व्यापार की प्रचलित भुगतान की अलग अलग पद्धतियों व निर्यात मूल्य राशियों के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न एक, जिसमें पूछा गया है कि निर्यात व आयात व्यापार में उपयोग होने वाले भुगतान की विभिन्न शर्तें क्या हैं। निर्यातकर्ताओं के दृष्टिकोण से आप किसे अति व सुरक्षापूर्ण मानते हैं, व्याख्या कीजिए। What are the different terms of payment used in export and import business? Which do you consider the most secure from the point of view of the exporter? Explain। और इसी प्रश्न को इस तरह भी पूछा जा गया है, निर्यात राशि की वसूली के लिए निर्यातकर्ता को कौन से विकल्प उपलब्ध हैं, उन्हें सुरक्षा के क्रम में अनुसूचित करें तथा प्रत्येक विकल्प में निहित जोखिम का उल्लेख करें। What are the options available to the exporter from the recovery of exporter amount? Schedule them in order of safety and state the risk involved in each option। तो इस प्रश्न में निर्यात और आयात व्यापार में उपयोग होने वाले पेमेंट्स की निम्नलिखित शर्तें या फिर कंडीशन क्या है, ये पूछा है। और निर्यातकर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से हम या आप किसको सिक्योर मानते हैं भुगतान किस कंडीशन में, व्याख्या करनी है। तो चलते हैं इस प्रश्न के आंसर। भुगतान की शर्तें। निर्यात व्यापार में भुगतान की शर्तों की बहुत बड़ी भूमिका है। भुगतान की ये शर्तें मुख्य विदेशी क्रेताओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। साथ ही इन शर्तों के द्वारा निर्यात व्यापार में वृद्धि की जाती है। भुगतान की शर्तों को निम्नलिखित कारकों के द्वारा आकर्षित किया जाता है, जैसे विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनिमय, व्यापारिक कार्यविधियाँ, विक्रेता की स्थितियाँ, वित्त संबंधी आदि। विदेशी क्रेताओं से भी भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। इसकी मुख्य पद्धतियाँ ये है इसमें। तो अग्रिम भुगतान के द्वारा, प्रलेखीय साख के द्वारा, अवधि निपटान प्रावधान सहित प्रेषण सेंडर के आधार पर माल भेजना। 4 पद्धतियों अलग अलग जोखिम से जुड़ी रहती हैं, अतः हम इसके विषय में भी पढ़ेंगे। तो निर्यात राशि की वसूली के लिए निर्यातकर्ता के पास 2 विकल्प होते हैं। पहला, भुगतान की प्रलेखकों की वसूली की सुपुर्दगी। जब किसी भी माल का निर्यात किया जाता है तो भुगतान की प्रलेखकों की वसूली की डिलीवरी एक उत्तम व्यवहार माना जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं को महत्व प्रदान किया जाता है। निर्यातकर्ता क्रेता को प्रस्तुत पर देय एक विनिमय पत्र, साइड बिल, यानी जब वस्तु या सेवा को प्राप्त करने वाला पार्टी को विनिमय के बिल के साथ पेश किया जाने पर तुरंत एक निश्चित राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। इसको साइड बिल या विनिमय पत्र बिल बोलते हैं, जो वह पोत परिवहन प्रलेखकों के साथ बैंक को देता है। इन प्रलेखकों के अंतर्गत व्यापारिक बीजक, इनवॉइस, पैकिंग की सूची, समुद्री बीमा पॉलिसी या प्रमाण पत्र तथा जहाजी बिल्टी, वायु मार्ग बिल्टी, संयुक्त परिवहन प्रलेखकों यानी दस्तावेजों, डॉक्यूमेंट्स का एक पूरा सेट शामिल है। ये डॉक्यूमेंट्स आयातकर्ताओं को तभी प्रदान किए जाएंगे जब वह बिल का भुगतान करेगा। अतः भुगतान के निमित्त क्रेता के देश में बैंक की शाखा या सहसंबंध कॉरस्पॉन्डेंट द्वारा क्रेता को प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार वसूली होने पर भुगतान की राशि निर्यातकर्ता के बैंक में उसके खाते में जमा किया जाता है। इसी प्रकार माल भुगतान पर प्रलेखकों डॉक्यूमेंट्स की सुपुर्दगी के आधार पर बेचा जाता है, तो निर्यातकर्ता भेजे गए माल का अधिकार तब तक अपने पास रखता है जब तक भुगतान नहीं मिल जाता, परंतु कुछ जोखिम तब भी बना रहता है। स्वीकृति पर बिलों की सुपुर्दगी। दूसरा, स्वीकृति पर प्रलेखकों की सुपुर्दगी के विषय में
निम्नलिखित तथ्य प्रदान किए जाते हैं। इस प्रणाली में निर्यात की क्रेता पर एक मुद्दती इशुएंस या आवधिक टर्म्स, यहाँ पे यूसियंस या टर्म्स का मतलब विदेशी विनिमय बिल के भुगतान के लिए अप्रूवल टाइम से है। वह इन बिलों को निर्यात प्रलेखकों में साथ अपने बैंक के समक्ष आयातकर्ताओं को स्वीकृत व सुपुर्दगी हेतु भेज देता है। लेन देन का मामला तत्व यह है कि निर्यातकर्ता न सिर्फ भुगतान से पूर्व माल का परिवहन करने हेतु तैयार है, अतः सुपुर्दगी के पश्चात भी उसके लिए प्रतीक्षा करने हेतु सहमत है। अतः वह एक बिल लिखता है। वह आयातकर्ताओं को प्रलेखकों की सुपुर्दगी यानी डॉक्यूमेंट्स की डिलीवरी से पूर्व अनेक लिए गए आग्रह करता है। इस प्रकार के बिल को स्वीकार करने का तात्पर्य यह है कि बिल में लिखी देय तिथि पर भुगतान करने की शर्त रहित वचन प्रस्तुत करना। यहाँ पर देय तिथि पर यह बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाता है तथा प्राप्त हुई राशि निर्यातकर्ताओं को भेज दी जाती है। इस पद्धति के साथ अनेक जोखिम जुड़े रहते हैं। यहाँ सबसे पहला जोखिम साख से संबंधित होता है यानी क्रेडिट। अगर देय तिथि पर भुगतान नहीं किया यानी ड्यू डेट पर भुगतान नहीं किया गया तो निर्यातकर्ता कानूनी कार्रवाई कर सकता है। पाँचवा, यहाँ दूसरा जोखिम तब उत्पन्न होता है जब क्रेता के देशों में विदेशी मुद्रा की कमी होने की वजह से राशि भेजने में विलम्ब देरी से उत्पन्न होता है। विलम्ब मतलब देरी। तो इन जोखिमों के दुष्प्रभाव को कम करने हेतु निर्यात साख बीमा पॉलिसी को अपनाया जाता है। यह बिल विदेशी मुद्रा में लिखे जाते हैं तो अनुबंध की तिथि तथा भुगतान की तिथि के मध्य समय अंतराल में विनिमय दरों का जोखिम बना रहता है। अगला प्रश्न 2, पुष्टिकृत अनिसरणीय साख पत्र द्वारा भुगतान प्राप्त करना। निर्यात किए गए माल के भुगतान की प्राप्ति को साकार करने का सबसे सुरक्षित तरीका है। Receipt of payment through a confirmed non-recoverable letter of credit is the safest way to realize the payment receipt for the goods export। तो इस प्रश्न में पूछा है कि क्या इस अतिसरणीय साख पत्र भुगतान के मामले में सुरक्षित है या नहीं। तो हाँ, इस पुष्टिकृत अतिसरणीय साख पत्र द्वारा भुगतान प्राप्त करता सुरक्षित है, क्योंकि इस पत्र को रद्द नहीं किया जा सकता है और ना ही किसी भी तरीके से संशोधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जारीकर्ता बैंक के पास एक बार जारी होने के बाद ILOC किसी भी शर्त को बदलने का अधिकार नहीं है। ILOC का मतलब इंटीग्रल इंडेक्स होता है। पुष्टिकृत साख पत्र के अंतर्गत निर्गमकर्ता बैंक के अतिरिक्त एक अन्य बैंक अपनी पुष्टि के द्वारा इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि निर्गमकर्ता बैंक के द्वारा भुगतान की अक्षमता या इनकार की स्थिति में वही भुगतान करेगा। अनिसरणीय साख पत्र की स्थिति में निर्गमकर्ता बैंक हितकारी को बंधनकारी वचन देता है। अगला प्रश्न 3, साख पत्र को परिभाषित कीजिए तथा इसके आयात निर्यात व्यवसाय के भुगतान की विधि के रूप में व्यवहारिक कार्यकलापों पर चर्चा कीजिए। डिफाइन लेटर ऑफ क्रेडिट एंड डिस्कस इट्स प्रैक्टिकल फंक्शन एज अ मेथड ऑफ पेमेंट फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। इसी प्रश्न को इस तरह भी पूछा जाता है। प्रलेखीय साख एक अनुबंध में क्रेताओं तथा विक्रेताओं के हितों का समाधान करती है। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट एड्रेस द इंटरेस्ट ऑफ बायर एंड सेलर इन अ कॉन्ट्रैक्ट। और इस तरीका है इसको पूछने का। प्रलेखीय साख से क्या तात्पर्य है? साख पत्र व्यवस्था के अंतर्गत प्रलेखीय कार्यविधि के साथ भुगतान प्राप्त करने की कार्यविधि का विवेचन कीजिए। व्हाट इज मीन बाय डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट? डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ रिसीविंग पेमेंट अलोन विद द डॉक्यूमेंट्री प्रोसीक्यूटर अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट सिस्टम। और इसी प्रश्न को इस तरह भी पूछा गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय विक्रय अनुबंध में साख पत्र लेटर ऑफ क्रेडिट क्रेता एवं विक्रेता के अंतर्वादी हितों का समाधान करता है। विवेचन कीजिए तथा साख पत्र व्यवस्था के अंतर्गत विक्रय मूल्य की वसूली की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। लेटर ऑफ क्रेडिट इन अ इंटरनेशनल सेल कॉन्ट्रैक्ट सेटल द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ बायर एंड सेलर। डिस्कस एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ सेल प्राइस अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इस प्रश्न में साख पत्र की परिभाषा पूछा गया है और आयात निर्यात व्यवसाय के भुगतान की विधि के बारे में पूछा गया है। तो साख पत्र यह एक बैंक पत्र होता है। यह एक बैंक के ग्राहक और एक लाभार्थी के बीच एक वित्तीय अनुबंध है। आमतौर पर यह एक बैंक द्वारा जारी किया जाता है। साख पत्र की शर्तों
को पूरा करने के बाद लाभार्थी को क्रेडिट गारंटी के पत्र का भुगतान किया जाता है। उदाहरण के लिए इस इमेज में बायर है जो कि एक सेल कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर बायर बैंक को रिक्वेस्ट करता है कि क्रेडिट लेटर के लिए। फिर बैंक उस सेलर के बैंक से कंफर्मेशन लेता है और रुपए को ब्लॉक करता है और सेलर का बैंक सेलर से पूछता है और ये रुपए तब सेलर के पास जाता है जब माल बायर को मिल जाता है। तो साख पत्र के बारे में हमने समझ लिया है, अब पढ़ भी लेते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर ये है। प्रलेखीय साख डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट इस पद्धति के अंतर्गत आयातकर्ता के कहने पर आयातकर्ता के देश का बैंक निर्यातकर्ता को एक पत्र भेजता है जिसमें इस बात का आश्वासन दिया जाता है कि पोत लदान के पश्चात राशि का भुगतान किया जाएगा। यह आश्वासन प्राप्त करने हेतु निर्यातकर्ता विक्रय अनुबंध की सहमत शर्तों व निबंधों का पालन करे व बैंक अपने भेजे जाने वाले पत्र में कुछ प्रलेखों की सुपुर्दगी की शर्तों का सम्मिलित करता है। इस पद्धति के अंतर्गत निर्यातकर्ता को प्रलेखों के आधार पर ही भुगतान किया जाता है, अतः इन्हें प्रलेखीय साख के माध्यम से भुगतान की प्रणाली की संज्ञा दी जाती है। इस विधि की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, यह क्रेताओं व विक्रेताओं के परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन और डील करने का तरीका स्थापित करता है। इस पद्धति में बैंक आयातकर्ताओं को यह वचन दिया जाता है कि वह निर्यातकर्ताओं को भुगतान तभी करेगा जब वह पूर्णतः आश्वस्त होगा कि आयातकर्ता सभी निबंधों तथा शर्तों को पूरा कर लिया है। तीसरा, यहाँ निर्यातकर्ताओं को भी आयातकर्ताओं के द्वारा यह वादा किया जाता है कि जैसे कि निर्दिष्ट निबंधों तथा शर्तों के पूर्ण होने के प्रमाण के रूप में ये जरूरी प्रलेख उसे मिल जाएंगे वह भुगतान करेगा। इसी प्रश्न में दूसरा है व्यवहारिक क्रियाविधि। तो व्यवहारिक क्रियाविधि के अंतर्गत साख पत्र से संबंधित व्यवहारिक क्रियाविधि निम्नलिखित होती हैं। विक्रय शर्तों में क्रेता विक्रेता दोनों की ही सहमति आवश्यक होती है तथा इसमें साख पत्र के द्वारा भुगतान को भी शामिल किया जाता है। क्रेता द्वारा निर्गमकर्ता बैंकों के साथ पत्र के निर्गम का आदेश प्रदान किया जाता है। निर्गमकर्ता बैंक के सलाहकार या पुष्टिकर्ता बैंक को प्रलेखकों की जरूरी निर्देश देते हैं। सलाहकार बैंक हितकारी को सूचित करते हैं। जब हित अधिकारी इस सूचना को स्वीकार करता है कि वह संतुष्ट है तो वह पोत परिवहन की व्यवस्था करता है। छठा, विक्रेता के द्वारा जहाजी बिल्टी व अन्य प्रलेखकों को प्राप्त करता है तथा वह उन्हें निर्गमकर्ता, भुगतानकर्ता, स्वीकारकर्ता या पराक्रमी बैंकों के सुपुर्द करता है। बैंक द्वारा प्रलेखकों की जांच करके अन्य निर्देशानुसार उपयुक्त राशि का भुगतान किया जाता है। अगर भुगतानकर्ता बैंक निर्गमकर्ता नहीं है तो वह इन प्रलेखकों को निर्गमकर्ता बैंकों के पास भेज देता है। निर्गमकर्ता बैंक यह जांच करता है कि यह प्रलेख सही है या नहीं। अगर ये सही होते हैं तो वह उन्हें साख की राशि का भुगतान होने पर क्रेता को दे देता है। नौवां, क्रेता इन प्रलेखकों का उपयोग माल का कब्जा लेने हेतु करता है। तो इसी चैप्टर का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, साख पत्र में सभी पक्ष प्रलेखकों में लेन देन करते हैं। इन द लेटर ऑफ क्रेडिट ऑल द पार्टीज डील इन डॉक्यूमेंट्स। तो क्रेडिट लेन देन के एक पत्र में निम्नलिखित पक्ष शामिल हैं। पहला, आवेदक। खरीदार एक खरीद लेन देन के नियमों और शर्तों को अंतिम रूप देता है और विक्रेता के पक्ष में ऋण पत्र जारी करने के लिए अपने बैंक को निर्धारित प्रारूप में एक अनुरोध जमा करता है। आवेदक का क्रेडिट का ओपनर भी है कहा जाता है। दूसरा, लाभार्थी। ऋण पत्र का लाभार्थी वह व्यक्ति होता है जिसके पक्ष में एलसी जारी किया जाता है। आमतौर पर नियंत्रण रेखा को माल और सेवाओं के विक्रेता के पक्ष में जारी किया जाता है। बैंक खोलना जारी करना। अपने ग्राहक से आवेदन प्राप्त होने पर बैंक प्रस्ताव की जांच करता है और निर्धारित शर्तों के साथ लाभार्थी के पक्ष में ऋण पत्र खोलता है। इस बैंक को बैंक खोलने जारी करने वाले बैंक के रूप में जाना जाता है। सलाह देने वाला बैंक। उद्घाटन बैंक लाभार्थी या विक्रेता के स्थान के पास एक बैंक की पहचान करता है और उस बैंक के माध्यम से विक्रेता को एलसी की सलाह देता है।
इस बैंक को सलाह देने वाले बैंक के रूप में जाना जाता है। जारीकर्ता बैंक की अपनी शाखा उस स्थान पर हो सकती है जहां पर लाभार्थी स्थित है या सलाहकार और प्रमाणीकरण सेवाओं को प्रस्तुत करने के उस स्थान पर एक संवाददाता बैंक का संचालन कर सकता है। बैंक की पुष्टि। हालांकि सलाह देने वाला बैंक लाभार्थी को ऋण की प्रामाणिकता की सलाह दे सकता है, बाद वाला अपनी जगह पर एक बैंक से अतिरिक्त पुष्टि की सुविधा चाहता है जो भुगतान करने के लिए अपना स्वतंत्र उपकरण प्रदान करता है, बशर्ते दस्तावेज नियंत्रण रेखा के संदर्भ में कड़ाई से जमा किए जाए। लाभार्थी आमतौर पर अतिरिक्त पुष्टि करता है अगर उसे लगता है कि एलसी के तहत भुगतान करने में जारीकर्ता बैंक द्वारा डिफ़ॉल्ट रूप से जोखिम है। यदि जारीकर्ता बैंक अपेक्षाकृत छोटा वित्तीय संस्थान है तो लाभार्थी आमतौर पर अपने देश में किसी अन्य बैंक द्वारा पुष्टि करने के लिए कहता है। बातचीत करने वाला बैंक। जारीकर्ता बैंक लाभार्थी के देश में किसी अन्य बैंक को नामित करता है जिसके लिए लाभार्थी अपने दस्तावेज प्रस्तुत करता है और एलसी के खिलाफ राशि का भुगतान, एलसी मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट, भुगतान प्राप्त करता है। इस बैंक को बातचीत करने वाले बैंक के रूप में जाना जाता है। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट की शर्तों के आधार पर जारीकर्ता बैंक की भूमिका जारीकर्ता बैंक, सलाहकार बैंक या किसी अन्य बैंक द्वारा निभाई जा सकती है। स्वतंत्रता रूप से काम में क्रेडिट में कोई भी बैंक बातचीत बैंक के रूप में कार्य कर सकता है। सातवां है लास्ट, बैंक की प्रतिपूर्ति। एलसी जारी करने वाला बैंक दूसरे बैंक के साथ मिलकर एलसी के तहत उसी राशि की प्रतिपूर्ति करने की व्यवस्था करता है जिससे लाभार्थी को भुगतान किया गया हो। अगला प्रश्न 5, निर्यात अनुबंध में साख पत्र लेटर ऑफ क्रेडिट क्रेता एवं विक्रेता के विद्रोह हितों का समाधान करता है। साख पत्र के तंत्र मैकेनिज्म की व्याख्या कीजिए। लेटर ऑफ क्रेडिट इन एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ बायर एंड सेलर। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। इसी प्रश्न के साथ ये प्रश्न भी कभी कभी पूछा जाता है। तो साख पत्र व्यवस्था के अंतर्गत भुगतान प्राप्त करने की क्रियाविधि का विवेचन कीजिए। आयातकर्ता निर्यातकर्ता के दृष्टिकोण से उसके लाभों का उल्लेख कीजिए। डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ रिसीविंग पेमेंट अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट सिस्टम। मेंशन इट्स एडवांटेजेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इम्पोर्टर एक्सपोर्टर। तो इस प्रश्न में जब क्रेता और विक्रेता डील करते हैं तो उनके बीच में सभी बहस को लेटर ऑफ क्रेडिट यानी साख पत्र दूर या समाधान करता है। तो कैसे समाधान करता है पूछा गया है और साख पत्र का पूरा तंत्र को पूछा गया है। तो इसमें 4 तंत्र होते हैं। पहले एडवांस पेमेंट यानी अग्रिम भुगतान, दूसरा प्रलेखीय साख डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, अवधि निपटान के प्रावधान यानी प्रोविज़न फॉर द टाइम लिमिट पेमेंट, और चौथा प्रेषण के आधार पर माल को भेजना। तो चलिए इसको हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन अगर साख पत्र तंत्र के बारे में या लेटर ऑफ क्रेडिट के अनुबंध के बारे में पूछे तो ये आंसर ज़रूर लिखना है, ये वाले। और इसी प्रश्न के साख पत्र के साथ में ये भी पूछ लिया जाता है कि साख पत्र व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त करने की क्रियाविधि का विवेचन कीजिए। तो जैसा कि पहले मैंने बताया है, अग्रिम भुगतान, प्रलेखीय साख, अवधि निपटान और के आधार पर माल भेजना, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ भी लेते हैं। तो प्रलेखीय साख पद्धति में आयातकर्ता की मांग पर आयातकर्ता के देश का बैंक निर्यातकर्ता को एक पत्र भेजता है जिसमें यह आश्वासन दिया जाता है कि राशि का भुगतान पोत लादान के पश्चात किया जाएगा। ये आश्वासन प्राप्त करने के लिए निर्यातकर्ता विक्रय अनुबंध की शर्तों व अनुबंध का पालन करे। वह बैंक अपने भेजे जाने वाले पत्र में कुछ प्रलेखकों की सुपुर्दगी की शर्तों को जोड़ देता है। इस पद्धति में निर्यातकर्ता को प्रलेखकों के आधार पर भुगतान किया जाता है, इसलिए इसे प्रलेखीय साख के माध्यम से भुगतान प्रणाली कहा जाता है। इस पद्धति की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये क्रेताओं विक्रेताओं के आपसी विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करता है। इसी पद्धति में बैंक आयातकर्ताओं और को यह वचन देता है कि वह निर्यातकर्ताओं को भुगतान तभी करेगा जब वह पूर्ण आश्वस्त होगा कि आयातकर्ता सभी अनुबंधों तथा शर्तों की पूरी तरह पालन करेगा। यहाँ निर्यातकर्ता को भी आयातकर्ता यह वचन देता है कि जैसे ही निर्दिष्ट निबंधों व शर्तों के पूर्ण होने के प्रमाण के रूप में ये आवश्यक प्रलेख उसे मिल जाएंगे, वह भुगतान कर देगा। साख पत्र व्यवस्था के अंतर्गत भुगतान प्राप्त करने की कई विधियाँ हैं, जैसा कि
अग्रिम भुगतान, प्रलेखीय साख, अवधि निपटान के प्रावधान, प्रेषण के आधार पर माल भेजना, एडवांस पेमेंट, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट प्रोविजन फॉर द टाइम पेमेंट, शिपमेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। तो अग्रिम भुगतान का आयातकर्ता तथा निर्यातकर्ता के दृष्टिकोण से कई लाभ निम्नलिखित होते हैं। जैसे कि आयातकर्ता इस विधि को अधिक पसंद नहीं करते हैं। वे इस पद्धति का चयन भी तभी करते हैं जब वह निर्यातकर्ता का विदेशी संबंध व्यापारी हो या उसे माल की बहुत अधिक आवश्यकता हो। ये हस्तांतरण आयातकर्ता को उसी मुद्रा में करना होगा जो कि विक्रय अनुबंध में तय की गई हो। निर्यातकर्ता के दृष्टिकोण से ये सुरक्षित व आदर्श पद्धति होती है। क्रेता इस पद्धति में दो तरह से भुगतान करते हैं। एक तो अपने बैंक से भारत में स्थित किसी बैंक पर देय ड्राफ्ट खरीदार निर्यातकर्ता को भेज व दूसरा अपने बैंक से भारत के स्थित सभी बैंक को यह निर्देश दे कि वह निर्यातकर्ता को भुगतान हस्तांतरण या टेलीग्राफ हस्तांतरण द्वारा प्रदान करे। इसी में आता है दूसरा, प्रलेखीय साख, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। प्रलेखीय साख के अंतर्गत आयातकर्ताओं तथा निर्यातकर्ताओं के निम्नलिखित लाभ होते हैं। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के अंतर्गत तो आयातकर्ता इस पद्धति में आयातकर्ता के कहने पर ही आयातकर्ता के देश का बैंक निर्यातकर्ता को पत्र भेजता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आयातकर्ता ने निवेदन तथा निर्देश के अनुसार ही एक बैंक निर्यातकर्ता को उसके आदेशित अन्य व्यक्ति के अनुरूप प्रलेख व सुपुर्दगी देगा व अनुबंध तथा शर्त पूर्ण होने पर भुगतान करेगा। तीसरा, यह विधि क्रेता विक्रेता के मध्य सामंजस्य स्थापित करती है। निर्यातकर्ता जब निर्यातकर्ता निर्यात आदेश को अग्रिम भुगतान के साथ नहीं प्राप्त कर पाता तो दूसरा सर्वोत्तम विकल्प प्रलेखी पद्धति है। इस पद्धति में आयातकर्ता के कहने पर आयातकर्ता के देश का एक बैंक निर्यातकर्ता को पत्र भेज देता है जिसमें यह आश्वासन दिया जाता है कि पोत लदान के तुरंत बाद राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। इस तरह निर्यातकर्ता विक्रय अनुबंध पर सहमत शर्तों तथा निबंधों का पालन करता है। तीसरा आता है अवधि निपटान प्रावधान सहित खुला खाता, यानी इस विधि के अनुसार आयातकर्ता व निर्यातकर्ता को निम्नलिखित लाभ होते हैं। जैसे आयातकर्ता, इस विधि से लेन देन खुला होता है तथा ये सरल व स्पष्ट विधि है। इस विधि से आयातकर्ता या निर्यातकर्ता के साथ अनुकूल संबंध बना रहता है। निर्यातकर्ता इस विधि के द्वारा किया गया लेन देन क्रेताओं तथा विक्रेताओं के मध्य सही संबंध बनाता है। इस विधि में निर्यातकर्ता ही वित्त की व्यवस्था करता है। इस प्रकार भुगतान प्राप्ति की क्रियाविधियों के द्वारा आयातकर्ताओं तथा निर्यातकर्ताओं के मध्य उचित संबंध बने रहते हैं। वे ये एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न 6, प्रलेखीय वसूली यानी डीपी और डीए भुगतान की शर्तें प्रलेखीय साखपत्र से अधिक जोखिम भरी है। डॉक्यूमेंट्री रिकवरी डीपी एंड डीए पेमेंट टर्म आर मोर रिस्की देन डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट। और यही प्रश्न ऐसे भी पूछा है, प्रलेखीय वसूली डीपी और डीए भुगतान की शर्तें प्रलेखीय साखपत्र से अधिक जोखिम भरी है। सो डीपी का मतलब है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट और डीए का मतलब है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो पहला है प्रलेखीय वसूली डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन। पहले भी हमने इसको पढ़ा है, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। जब बैंक द्वारा कुछ प्रलेखकों को सुपुर्दगी प्रदान करते हुए क्रेता से वसूली की जाती है तो यह प्रलेखीय वसूली कहलाती है। इसके दो रूप होते हैं, भुगतान पर प्रलेखकों की सुपुर्दगी तथा स्वीकृति पर प्रलेखकों की सुपुर्दगी। तो भुगतान पर प्रलेखकों की सुपुर्दगी डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, इस प्रणाली में निर्यातकर्ताओं द्वारा क्रेता को प्रस्तुत पर देय एक विनिमय पत्र प्रदान किया जाता है। इसे क्रेता पोत परिवहन प्रलेखकों के साथ बैंक को प्रदान करता है। इन प्रलेखकों में एक सेट होता है जो कि निम्नलिखित है। पोत परिवहन प्रलेख, ठीक है, इसमें एक व्यापारिक बीजक, पैकिंग सूची, सामुदायिक बीमा पॉलिसी या प्रमाण पत्र, जहाजी बिल्टी, वायु मार्ग बिल्टी, संयुक्त परिवहन प्रलेख। तो ये सभी प्रलेख तभी दिए जाते हैं जब क्रेता बिल का भुगतान कर देगा। ये भुगतान क्रेता के देश की बैंक की शाखा या किसी सहसंबंधी के द्वारा क्रेता को दिए जाते हैं। वसूली के बाद भुगतान की राशि निर्यातकर्ता के बैंक को उसके खाते में जमा करने हेतु भेजी जाती है। अगला है इसी में DSA यानी स्वीकृति पर प्रलेखकों की सुपुर्दगी डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। इस प्रणाली के अंतर्गत निर्यातक क्रेता हेतु एक मुद्दती यूजेंस या
अवधि बिल लिखता है तथा इस बिल को वह निर्यात पर लेखकों के साथ अपने बैंक के पास आयातकर्ता को स्वीकृति पर सुपुर्दगी हेतु भेजता है। यही लेनदेन का मूल्य तत्व कहलाता है। यहाँ निर्यातकर्ता भुगतान से पूर्व माल का पोत परिवहन तो करता ही है, साथ ही सुपुर्दगी के पश्चात उसकी प्रतीक्षा हेतु भी सहमत रहता है। यह बिल एक प्रचलित अवधि हेतु होते हैं, जो कि 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन से 180 दिन तक की हो सकती है। बिल की स्वीकृति का तात्पर्य है बिल में लिखी देय तिथि पर यानी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट भुगतान करने का शर्त रहित वचन प्रदान करना। इस तरह देय तिथि पर यह बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाता है तथा प्राप्ति राशि निर्यातकर्ताओं को भेजी जाती है, परंतु यह विधि जोखिमपूर्ण भी हो सकती है।